नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समास। तो आइए हम कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है व्याकरण विधि, उसके समास प्रकरण को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम पढ़ते हैं समास। तो ये समास का पाठ आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ कह रहे हैं समसनम इति समासः। समसनम इति समासः। सम असनम माने सम्यक असनम, भली भांति बैठना, व्यवस्थित रहना, उसको कहते हैं समास। मतलब जो बिखरे हुए शब्द हैं उनको व्यवस्थित करके, संक्षिप्त करके जब हम एक आधार पर बिठाल देते हैं, माने अनेक पदों का जब हम एक पद बना देते हैं तो उसको समास कहते हैं। दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। तो संक्षेपीकरण मतलब समास, समसनम मतलब समास। तो संक्षेपीकरण क्या कि जब दो से अधिक पदों को हम इकट्ठा करते हैं, उनमें प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च इत्यादि अव्ययों, इसके अलावा कुछ सर्वनामों को भी हटाकर जब हम एक पद बना देते हैं तो वो समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का एक बन जाना वो कहलाता है समास। और बहुत सारे उदाहरण हम हिंदी में भी जान चुके हैं। जैसे हम कहते हैं वो कार्य कुशल है, कार्य में कुशल, में हटा दिया कार्य कुशल। वैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, हम जल्दी जल्दी उनको देखते हैं और जिस समास का प्रसंग होगा वहां पर हम इसको विस्तार से जानेंगे। जैसे यहाँ दो तीन उदाहरण दिए हैं। गायने कुशला इति गायन कुशला। देखिए यहाँ से सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया, दो पद थे एक बन गए। राज्ञः पुरुषः, राज पुरुष, यहाँ पर भी वही हुआ, राजा का पुरुष, राजन शब्द की षष्ठी में राज्ञः बनता है, विभक्ति हटा दी, संक्षिप्त हो गया, एक पद बन गया राजपुरुषः। सीता च रामौ च, यहाँ पर चार पद हैं। देखिए सीता च रामश्च, सीता और राम दोनों मिलकर के एक पद बन गए और हमारा पद बना सीता रामौ। ये अलग तरह का समास है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, च वर्ण का लोप हुआ है और दोनों पद मिलकर एक हो गए हैं, और जो दो थे तो द्विवचन में चले गए हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। अब यहाँ देखिए आगे विद्याधनः नाम का जो पद है उसमें तो बहुत सारे पदों का लोप हो गया। विद्या एव धनम यस्य सह, यहाँ पांच पद थे और वो पांच की जगह ये दो पद हो गए, इति विद्याधनः। यहाँ पर देखिए अव्ययों का भी लोप हुआ है, एव अव्यय का लोप हुआ है और यस्य और सह इन दो सर्वनामों का लोप हुआ। तो ये अभी संक्षेप में ये समझिए कि इन पदों में कुछ पदों का लोप करके या संक्षेपण क्रिया के द्वारा जब पद बनाए जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये पद जो है, एक मिनट है ना, इसको मिटा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि गायन कुशला, सीतारामो और राजपुरुष, विद्याधन इत्यादि पद जो है वो समस्त पद हमारे सामने हैं। ये देखिए गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामो, विद्याधनः। अब ये सब अलग अलग समासों के उदाहरण हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। पर यहाँ एक और नया समास जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, समास का एक और प्रकार है जिसको कहते हैं अलुक समास। इस अलुक समास में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे रूढ़ हो गए हैं कि जहां पर पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, फिर भी वो दो पद आपस में मिल जाते हैं। यहाँ तीन उदाहरण दिए देखिए, खेचरः, युधिष्ठिरः और वनेचरः। तीनों ही सप्तम के उदाहरण हैं। खे, ख का मतलब होता है आकाश, खेचरः माने आकाश में विचरण करने वाले, युधि माने युद्ध में, ठिरः स्थिर, संधि के नियमों से स्थ हो गया, तो युद्ध में स्थिर। और वनेचरः माने वन में विचरण करने वाले। अब देखिए सब में सप्तमी लगी है, पर
उन शब्दों के साथ दूसरे शब्द के साथ दूसरे पद के साथ जब वो सप्तमी वाला पद जुड़ा है तो उसकी विभक्ति का कहीं भी लोप नहीं हुआ है, वो विभक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इस तरह से देखिए, खे यहाँ सप्तमी थी, युधि यहाँ भी सप्तमी थी, वने यहाँ भी सप्तमी थी, पर लोप नहीं हुआ, वैसे के वैसे पद जुड़ गए हैं दो। तो जहां पर ऐसा होता है वहां उसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष, अलुक समास, उसको कहते हैं अलुक समास। और ये अलुक समास को छोड़कर जो बचे पद, वहां पदों की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं केवल चार प्रकार के। समास जो है केवल और केवल चार प्रकार के ही होंगे अलुक तत्पुरुष को, अलुक तत्पुरुष नहीं सॉरी, अलुक समास को छोड़कर समास केवल चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब तत्पुरुष के दो भेद हैं, दो उपभेद हैं, उनका नाम है कर्मधारय और द्विगु। पर ये समास का प्रकार जो है वो तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए चार ही प्रकार के समास है। अब आप कहेंगे कि ये छह प्रकार के क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पदों की प्रधानता के आधार पर जो दो या दो से अधिक पद हैं वो केवल चार प्रकार से ही आपस में मिल सकते हैं, पांचवा कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। आइए हम व्हाइट बोर्ड पर जाकर इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे केवल चार प्रकार से ही हम दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर इस रफ चार्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे पदों की प्रधानता के आधार पर चार ही प्रकार के समास हो सकते हैं। जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, बाद वाले को उत्तर पद। यहाँ पर चार कॉलम में दो दो पद मैंने डाल के रखे। तो देखिए एक तरह का समास ऐसा होगा जिसमें पहला पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद गौण होगा। देखिए दूसरी तरह का समास होगा जिसमें उत्तर पद गौण होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद गौण होगा। तीसरी तरह के समास ऐसे होते हैं जिसमें प्रथम पद माने पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। और चौथी प्रकार का समास ऐसा होता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, एक अन्य पद ही प्रधान होता है। इन चार प्रकारों के अलावा पांचवें किसी प्रकार से दो पद आपस में मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी हम जल्दी जल्दी केवल समासों के नाम जान लेते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हम उन समासों को जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो ये जो पहला पद प्रधान जिसमें होता है तो इसका मतलब कि दूसरा पद गौण होगा। तो ये जो पहला पद और दूसरा पद, लाइए मैं इसको गौण कर देती हूँ। अब आप समझिए कि जहां पूर्व पद प्रधान होता है वो समास होता है अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान, एक मिनट ये पेन लेती हूं मैं। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ये दूसरी तरह का जो समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है जिसको कहते हैं उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान तीसरी तरह का जो समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं उभय पद प्रधान। और चौथी तरह का समास होता है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, माने पूर्व और उत्तर दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती, इसलिए उसे कहते हैं अन्य पद प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान जो होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। जो उत्तर पद प्रधान होता है समास उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। एक तीसरी तरह का जो समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और जो चौथी तरह का समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 6 समासों के नाम पढ़े, यहाँ तो केवल 4 ही हैं, तो वो 6 हमको वो बाकी के 2 भी पढ़ना है, पर वो भी उत्तर पद प्रधान ही है। वो तत्पुरुष के भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, जिनके बारे में हम अभी इस पूरे समास को जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह जानेंगे। अब प्रधानता जो है वो किस तरह से तय होती है? वो प्रधानता तय होती है क्रिया के साथ किसका सीधा संबंध है। अब देखिए, हम उदाहरण देखें कि अगर हमने पहले हम उत्तर पद का उदाहरण देते हैं, हमने कहा राज पुरुष आया है, तो आने की क्रिया से पुरुष का संबंध है, राजा का कोई संबंध नहीं। कौन आया है? राजा आया है? नहीं। कौन आया है? पुरुष आया है? हाँ। तो यहाँ पुरुष प्रधान है, ये तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मण वन गए, कौन वन गया? राम गए, हाँ गए। लक्ष्मण गए, हाँ गए। मतलब दोनों का क्रिया के साथ सीधा संबंध और बराबरी का संबंध है, तो ये द्वंद्व समास है। पर हमने कहा पीतांबर को नमस्कार है, तो क्या आप पीत रंग को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं। क्या आप अंबर माने वस्त्र को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं। फिर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हम एक अन्य व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान है, जिनका वस्त्र है और वो वस्त्र पीले रंग का है। माने पीला और वस्त्र दोनों मिलकर उस एक व्यक्ति की अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, भगवान विष्णु की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वो बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से प्रधानता तय होती है चारों समासों की, और ये केवल 4 तरह के ही समास बनते हैं। और फिर आगे चलकर उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष के फिर 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद है वस्तुतः द्विगु। आशा है आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम फिर से चलते हैं पुस्तक पर। तो आइए अब हम फिर से पुस्तक पर आ गए हैं और हम जानते हैं पहला समास अव्ययी भाव समास। अभी उस चार्ट को देखते समय हमने 3 समासों की तो प्रधानता की बात की थी, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। पर पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव के विषय में इसलिए नहीं बताया था कि हम अब सबसे पहले इसी समास को पढ़ने जा रहे हैं। अव्ययी भाव समास की सबसे पहली विशेषता है कि समास का पहला पद अव्यय होता है। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और वो पहला पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और उसकी प्रधानता कैसे पता चलती है कि प्रथम पद जो है वो प्रधान है इसका, और उसकी प्रधानता ऐसे पता चलती है कि पहला पद दूसरे पद के साथ मिलने के बाद दूसरे पद को भी वो अपने जैसा बना देता है। माने प्रथम पद अव्यय होता है, वो पद प्रधान होता है, वो दूसरे पद के साथ मिलता है। दूसरा पद चाहे संज्ञा हो, चाहे विशेषण हो, या कोई सा भी पद हो, वो पद इस अव्यय पद के मिलने के साथ उसकी प्रधानता के कारण वो भी अव्यय बन जाता है। तीसरी एक विशेषता इसकी है कि समास का जो पद बनता है वो नपुंसक लिंग बन जाता है। वो पद नपुंसक, देखिए इतना वो प्रधान होता है कि उसके साथ चाहे स्त्रीलिंगी शब्द हो चाहे पुल्लिंगी शब्द हो, वो उस शब्द को नपुंसक लिंग बना देता है, पहली बात। दूसरा, उस शब्द को अव्यय बना देता है। मतलब जैसे यथाशक्ति, ये समस्त पद है, इसका जब 2 भाग थे तो यथा अलग था, शक्ति अलग था। तो जब शक्ति अलग था तब वो संज्ञा पद था और उसके रूप चलते थे। पर जब यथाशक्ति बन गया, वो शक्ति जब यथा के साथ जुड़ गया, तो अब ये यथाशक्ति अव्यय बन गया, नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द है। अब इसके रूप नहीं चलेंगे, ये हमेशा यथाशक्ति रहेगा। तो 2 बातें हमको अव्ययी भाव समास के प्रसंग में याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास से बना हुआ जो पद होता है वो नपुंसक लिंग होता है और उसके रूप नहीं चलते। अव्ययी भाव समास थोड़ा सा विग्रह करने में कठिन समास है, पर फिर भी हम अगर उसकी टेक्निक्स को समझेंगे तो हम बड़ी आसानी से विग्रह कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि शासन के द्वारा सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार आपको जो अव्ययी भाव समास आपके कोर्स में है वो केवल 4 शब्द, 4 नहीं 6 शब्द ही आपके कोर्स में, माने 6 अव्ययों से जो समास समस्त पद बनता है उतने ही पद आपसे पूछे जाएंगे। वो है अनु, उप, सह, निर, प्रति तथा यथा। हम इसको आगे खिसकाते हैं तो देखिए यहाँ पर निर, निर का उदाहरण है, एक निर है,
यथा का है, उप का है और अनु का है। देखिए यहाँ पर देखिए, यथा, निर, उप और अनु, इनसे प्रारंभ होने वाले शब्द। अब एक आध शब्द और है, प्रति, जो इसमें नहीं है, और एक सह, वो भी हम अगले पेज पर देखेंगे। तो इन 6 अव्ययों से ही जो समास समस्त पद बनते, वही आपके कोर्स में है। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकली काम लेना होता है कि जो पद होता है पहले वाला, समास विग्रह करते समय वो पहले वाला पद जो है वो बदल जाता है। वो अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उस अर्थ का वहां उपयोग करते हैं। और प्रायः जो दूसरा पद होता है वो पहले आ जाता है और उसमें षष्ठी लग जाती है। प्रायः इसलिए बोल रही हूँ कि अपवाद भी होंगे, पर अभी प्रारंभिक स्तर पर इतना समझिए कि यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। अनुसार के लिए पद है अनतिक्रम्य। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी नहीं लगी, द्वितीय लगी, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अब यहाँ यथा बुद्धि होगी तो हम लिखेंगे बुद्धिम अनतिक्रम्य, यथा मति होगा तो हम लिखेंगे मतिम अनतिक्रम्य। इसका मतलब हमें याद रखना है कि जब भी यथा शब्द आएगा तो हम उस यथा की जगह पर क्या लिखेंगे, अनतिक्रम्य। दूसरा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है निर, निर के साथ प्रारंभ होने वाले शब्द, है ना। जैसे विघ्न से रहित, तो ये रहित के अर्थ में, अभाव के अर्थ में जब निर प्रत्यय, निर उपसर्ग जो है प्रयोग में आता है, तो निर्विघ्नम माने विघ्न से रहित, निर्मक्षिकम माने मक्खी से रहित, निर्विरोध माने विरोध से रहित, तो रहित माने अभाव। तो उस शब्द में लगाओ षष्ठी और अभाव लिख दो। जैसे निर्विघ्नम है तो विघ्ना नाम अभाव, ये देखिए निर्विघ्नम तो विघ्ना नाम अभाव। अब निर्मक्षिकम होता तो मक्षिका नाम अभाव, है ना। यदि निर्विरोध होता तो विरोधा नाम अभाव। तो इसका मतलब हमें याद रखना है कि जहां निर शब्द आएगा, मतलब निरुपसर्ग आएगा, तो हम उसका विग्रह करते समय अभाव शब्द का प्रयोग करेंगे। उप, उप माने समीप। अब समीप, जिसके समीप होगा उसमें उप उपसर्ग लगेगा और समस्त पद हमारा बनेगा। तो उपगंगम, तो उप की जगह कर दिया समीपम, उसको लेकर बाद में गंगा में लगा दी षष्ठी और हमारा शब्द बना गंगायाः। हमारा विग्रह हुआ गंगायाः समीपम। अब अनु का मतलब होता है योग्यता के अर्थ में, वो अनुरूप वर है, अनुरूप कन्या है। तो अनु रूपम, अगर ऐसा समास आता है तो रूप का मतलब है योग्य, अरे अनु का मतलब है योग्य, तो किसके योग्य, रूप के योग्य, तो रूपस्य योग्यम। यदि होता अनुगुणम तो गुणस्य योग्यम। इस तरह से इस समास को, समास का विग्रह करना होता है। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें और इसको याद कर लें। अब इसमें और अलग तरह से इसका विग्रह हो रहा है, देखिए एक एक मने प्रत्येक, घर घर मने प्रतिग्रह, दिन दिन मने प्रतिदिन। तो वो जिसके साथ के प्रति अव्यय जुड़ा हुआ है उस पद को 2 बार लिखते हैं। एकम एकम और आगे इति लगा देते हैं। एकम एकम इति प्रत्येकम, एकम एकम इति प्रत्येकम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। ऐसे रूप चलते हैं, ऐसे इसके रूप बनते। देखिए एकम एकम इति प्रत्येकम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में सारे विग्रह करते समय सारे अवयवों की जगह पर कुछ अलग रूप बनते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लाल पेन से देखिए लिख के रखे हैं, आप अगर उनको देखें तो उनको आप, मेरे ख्याल से आप अपनी कॉपी में कहीं तो भी इनको नोट कर लीजिए। ये बड़े काम के हैं शब्द जो मैंने लिखे, बड़े काम के। देखिए अगर आपको अनु दिखता है तो आप षष्ठी लगा के योग्यम लिख दीजिए। अनु, अनुरूपम, तो देखिए अभी हमने देखा था रूपस्य योग्यम, रूप में षष्ठी लगाई, रूपस्य योग्यम। अगर आपको उप दिखता है तो समीपम लगा दीजिए। उपगंगम, तो गंगायाः, गंगा में लगाई षष्ठी और समीपम, तो ये आप लिख लीजिए। उप अगर हो तो हमको षष्ठी लगा के समीपम लगाना है, अनु हो तो हमें षष्ठी लगा के योग्यम लगाना है। अगर अभी सह की बात हम करते हैं, निर हो तो हमें
अभावः लगाना है षष्ठी लगा के, विघ्नानाम अभावः। अगर शक्ति हो तो हमें अनतिक्रम में शब्द लगाना है, पर हमें द्वितीय लगाना है। ये देखिए, शक्तिम अनतिक्रम में और द्वितीय लगा के हमें उस शब्द को लिखना है, और फिर उसके आगे अनतिक्रम में लिखना है। अगर प्रति अव्यय आ रहा है तो हमें उस पद को 2 बार लिखना है ना। एकम एकम इति प्रत्येकम, और आगे इति लगाना। गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। या तो ऐसा लिखना है, या फिर षष्ठी लगा के भी लिखते हैं। अभी हम आगे उसका उदाहरण देखेंगे। तो ये 2-3 बातें आपको अव्ययी भाव समास के बारे में आपको याद रखना है कि अगर, देखिए मैं यहाँ पर बता रही हूं, ये इतने शब्द अगर आपको दिखते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने शब्द बताए हैं, इतने अव्यय अगर आपको दिखते हैं, तो आपके कोर्स में चूंकि इतने ही है तो इतने ही पूछना चाहिए। तो देखिए, अनु दिखे तो समझ जाइए कि ये अनु दिखे तो अव्ययी भाव समास। अनु, उप, ये देखिए, ये देखिए, अनु, उप, सह, निर, यथा, प्रति। ये किसी भी पद के पूर्व में अगर दिख रहे हैं तो ये चूंकि अव्यय है, तो आप यहाँ पर एक गेस लगा सकते हैं। मैंने ये ट्रिक बता रही हूँ आपको अव्ययी भाव समास पहचानने की, कि जहां पूर्व पद अव्यय आपको दिख रहा है तो आप आंख मूंद कर वहां अव्ययी भाव समास लिख सकते हैं। देखिए, यथा, निर, उप, अनु, प्रति, प्रति, निर, उप इत्यादि। तो इस तरह से यह अव्ययी भाव समास चल रहा है। अभी हम आगे और देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी चाहिए, कि आपके कोर्स में जो 6 अव्यय हैं, उनमें से एक अव्यय है सह, और उस सह अव्यय से संबंधित जो उदाहरण है वो यहाँ पर दिए हुए ही नहीं है। माने जितने उदाहरण यहाँ पर दिख रहे हैं, उनमें से एक भी उदाहरण सह अव्यय का नहीं है। तो इसलिए उसके 1-2 उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सह माने सहित, और उसके समस्त पद कैसे होते हैं? सस्नेहम, सस्नेहम। तो इसको कैसे, इसका विग्रह करते हैं? जो पीछे वाला शब्द है उसमें तृतीया लगाएंगे और फिर आगे लिखेंगे सहितम। स्नेहेन सहितम, ये सस्नेहम का समास विग्रह होगा स्नेहेन सहितम, या है सपरिवारम, तो विग्रह होगा परिवारेण सहितम। और अगर लिखा है स्नेहेन सहितम तो सह स्नेहम नहीं होता, सस्नेहम, सपरिवारम, सप्रेमम। प्रति का अर्थ देखिए, कभी दूसरे अर्थ में भी प्रति प्रयुक्त होता है। यहाँ 2 शब्द तो प्रति के हैं। प्रतिग्रहम माने ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रतिदिनम माने ग्रहम दिनम दिनम प्रति। पर देखिए यहाँ पर ये एक शब्द आया है प्रत्यक्षम, ये प्रति थोड़े अलग अर्थ में आया है। प्रति माने सामने, आंखों के सामने, कह रहे प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, आंखों के सामने, आंखों के बाद, आंखों के पीछे। तो अक्ष्णोह परम इति परोक्षम और अक्ष्णोह प्रति इति प्रत्यक्षम। ये दोनों शब्द आपको थोड़े कठिन पड़ेंगे, तो मेरी आपको सलाह है कि इन दोनों को तो आप याद कर लीजिए, है ना। और अभी बीच में 2 शब्द मैंने छोड़ दिए थे, उनको देखिए फिर से। निर्मक्षिकम, निर मतलब अभाव। अभी हमने वहां ऊपर भी एक निर का उदाहरण देखा था। तो निर्मक्षिकम माने मक्षिकाणाम अभावः। तो निर का मतलब हुआ अभाव, इसको हमने बाद में लिख लिया। और जो मक्षिकाओं का अभाव है, तो मक्षिका को पहले लेकर उसमें हमने लगा दी षष्ठी। मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। अभी हमने वहां देखा था निर्विरोध की बात की थी हमने, विरोधानाम अभाव निर्विरोधम। और भी देखते हैं क्या था वहां, एक शब्द था तो कुछ निर्विघ्नम, है ना। विघ्ना नाम अभाव निर्विघ्नम। तो इस तरह से ये निर उपसर्ग के भी उदाहरण आपने देख लिए। अब हम एक उदाहरण और है
उपनदम। उपनदम माने नदी के समीप, उप माने समीप, तो नदी के समीप, तो देखिए नद्याः समीपम इति उपनदम, नदी के समीप उपनद। अब यहाँ पर एक विशेष बात जो आपको समझने की है वो इसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि मैंने आपको बोला था कि जब अव्ययी भाव समास के पद बनते हैं तो समस्त पद में आने वाला संज्ञा शब्द किसी भी लिंग का हो वो नपुंसक लिंग हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर नदी शब्द था तो उपनदी बनना चाहिए था, पर नहीं बना, उपनदम। उस नदी शब्द को भी इसने अपने प्रभाव से नपुंसक लिंग बना दिया, और नपुंसक लिंग बनाने के साथ ही उसको अव्यय बना दिया। तो नद्याः समीपम इति उपनदम। ये देखिए, नद्याः समीपम इति उपनदम, नद्याः समीपम इति उपनदम। अब उपगंगम ये शब्द भी आता है कई बार परीक्षा में। तो गंगायाः समीपम इति उपगंगम, वहां पे देखिए गंगा को गंग कर दिया, और गंगम वो अव्यय भाव समास से वो पद अव्यय बन गया। अब उपगंगम के रूप नहीं चलेंगे, उपनदम के रूप नहीं चलेंगे। नदी के रूप तो चलते हैं, नदी नद्यो नद्य, गंगा के भी चलते हैं, गंगा गंगे गंगा। पर अब उपनदम या उपगंगम या प्रतिग्रहम या निर्मक्षिकम या निर्मक्षिका, स्त्रीलिंग शब्द था वो नपुंसकलिंग में बदल गया, तो इनके रूप नहीं चलेंगे। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी। और फिर हम अव्यय भाव समास की पहचान कर कैसे करें, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा फंडा है। वो फंडा बड़ा सरल सा है। आप देखिए, जहां कहीं भी आपको अव्यय दिख जाए, अगर प्रथम प्रथम पद में अगर हमें अव्यय दिख जाता है, देखिए पूर्व पद अगर अव्यय है तो 99% वो अव्ययी भाव समास ही होगा। 99 इसलिए बोल रही हूँ कि हर चीज के अपवाद होते हैं। प्रति, निर, उप, पर, और आपको तो वो दिया हुआ है कोर्स में कि अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, इन शब्दों से प्रारंभ होने वाले शब्द अगर हैं तो वो अधिकांश मतलब प्रायः या 99% वो सारे के सारे पद जो होंगे वो अव्ययी भाव समास ही होंगे। और आप उनको तोड़ने के लिए, उनका विग्रह करने के लिए ये बात अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर प्रति होगा तो गृहम गृहम प्रति, एकम एकम इति, ऐसा करके लिखेंगे। अगर निर होगा तो हम उसका अर्थ अभावः करेंगे, यदि उप होगा तो हम उसका अर्थ समीपम करेंगे, यदि यथा होगा तो हम उसका अर्थ अनतिक्रम में ऐसा करेंगे। और इस तरह से अगर हम अपने समास को तोड़ते हैं, और अनु होगा तो योग्यम करेंगे, इस तरह से अगर हम अपने समास को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसके भी पूर्ण अंक मिलेंगे और हमारा एक भी अंक नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समास की भूमिका और अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने अन्य मित्रों के साथ जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं समास के अगले 5 प्रकारों को लेकर। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।